हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं EIA। ठीक है, तो इस वीडियो में हम EIA टर्म ही यूज़ करेंगे। वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ EIA, स्टेप्स ऑफ EIA, इंपॉर्टेंस ऑफ EIA एंड लिमिटेशंस ऑफ EIA। देखो, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ EIA। डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ पहले। देखो, ये एक एरिया है और इस एरिया में मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये गवर्नमेंट अपने कुछ लोगों को भेजेगी इस एरिया में और वो लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि फैक्ट्री लगने के बाद इस एरिया में क्या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होगा। अब जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस एरिया में फैक्ट्री लगने से क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको प्रिडिक्ट करेंगे और उसे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो जो ये पूरी प्रोसेस है ना, इन्वायरमेंटल इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की, उसे प्रिडिक्ट करने की और उसे इवेलुएट करने की, उसे ही बोलेंगे EIA प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, EIA is a systematic process used to identify, predict and evaluate the possible environmental effects of a proposed project और डेवलपमेंट बिफोर इट इज़ अप्रूव्ड और इम्प्लीमेंटेड। अब देखो, जो ये पूरी प्रोसेस है ना, ये प्रोजेक्ट के अप्रूव होने से पहले होती है। ठीक है, मतलब फैक्ट्री लगने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जाएगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को, प्रिडिक्ट किया जाएगा और उन्हें इवेलुएट किया जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने EIA की डेफिनेशन को सिंपल फॉर्म में लिखा है कि जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होंगे, EIA की प्रोसेस में उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें प्रिडिक्ट किया जाता है और उन्हें इवेलुएट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है और प्रोजेक्ट को कैंसिल करती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ EIA। EIA के टोटल 9 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्क्रीनिंग, सेकंड है स्कोपिंग, थर्ड है बेसलाइन स्टडी, फोर्थ है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, फिफ्थ है मिटिगेशन, सिक्स्थ है प्रिपरेशन ऑफ EIA रिपोर्ट, सेवन्थ है पब्लिक हियरिंग, एट्थ है डिसीजन मेकिंग, नाइन्थ है मॉनिटरिंग एंड कंपाइलेंस। ठीक है, तो ये 9 स्टेप हैं EIA प्रोसेस के। इन सभी को अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग। देखो, स्क्रीनिंग में क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए EIA की ज़रूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए EIA की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में स्मॉल स्कूल बिल्डिंग बनाई जा रही है तो इसके लिए EIA की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये स्कूल बिल्डिंग है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जा रहा है तो इसके लिए EIA की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ पर EIA की ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये फॉरेस्ट को भी अफेक्ट करेगा, रिवर्स को भी अफेक्ट करेगा और वहाँ के लोकल पीपल को भी अफेक्ट करेगा। जबकि जो स्कूल बिल्डिंग है उससे ना फॉरेस्ट को अफेक्ट होगा, ना रिवर्स को अफेक्ट होगा, ना वहाँ के लोकल पीपल को अफेक्ट होगा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ 2 प्रोजेक्ट हैं, स्मॉल स्कूल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हमने स्क्रीनिंग से क्या पता किया कि जो ये स्कूल बिल्डिंग है इसके लिए EIA की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है इसके लिए EIA की ज़रूरत है। तो स्क्रीनिंग से उन प्रोजेक्ट्स को अलग कर दिया जाता है जिनके लिए EIA की ज़रूरत नहीं होती। देखो, EIA के फर्स्ट स्टेप में हमने स्क्रीनिंग से पता किया कि किस प्रोजेक्ट के लिए EIA की ज़रूरत है और किस प्रोजेक्ट के लिए EIA की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना ताकि इन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इश्यूज़ पे स्टडी की जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल, किसी एरिया में अगर रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अप्रूव करना है, ठीक है, किसी एरिया के लिए रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना है तो उसके लिए उस एरिया के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करना होगा। लाइक उस एरिया में फॉरेस्ट एरिया की स्टडी करनी होगी, उस एरिया में रोड बनने से क्या नॉइस पॉल्यूशन होगा, रोड बनने से उस एरिया की एयर क्वालिटी में क्या फ़र्क आएगा, एंड उस एरिया में
रोड बनने के बाद वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट पे क्या असर दिखाई देगा, ठीक है। तो रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में इन सभी एस्पेक्ट पे स्टडी की जाती है। थर्ड है बेसलाइन स्टडी। देखो इसमें क्या करना है कि जिस एरिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस एरिया की जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनका इंफॉर्मेशन या फिर उनका डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। अब ये जो डाटा है इसमें आता है उस एरिया की एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस एरिया की वाटर, सॉइल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। इसी से ही तो पता चलेगा कि उस एरिया में जहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है वहाँ पर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं और प्रोजेक्ट लगाने के बाद वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये है थर्ड स्टेप, बेसलाइन स्टडी। EIA प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। देखो थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था कि जिस एरिया में प्रोजेक्ट लगाना है उस एरिया की एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए ये बताएंगे कि इस एरिया में प्रोजेक्ट लगने के बाद, ठीक है, इस एरिया में प्रोजेक्ट लगने के बाद एनवायरमेंट पे, ठीक है, प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करके बता देंगे कि प्रोजेक्ट लगने के बाद इस एरिया पे क्या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होगा। अब जो ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो ये इम्पैक्ट प्रिडिक्शन स्टेप है ये EIA प्रोसेस का कोर स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप से ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट लगने से उस एरिया में कितना डैमेज होगा या फिर उस एरिया में कितना बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो अगर किसी एरिया में थर्मल पावर प्लांट लगना है, ठीक है, किसी एरिया में थर्मल पावर प्लांट लगना है तो उससे उस एरिया के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। देखो थर्मल पावर प्लांट लगने से उस एरिया में एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और उस एरिया का यानी कि जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगना है वहाँ आसपास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ की एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट होगा और वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स को भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो ये इम्पैक्ट प्रिडिक्शन स्टेप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है। EIA प्रोसेस का फिफ्थ स्टेप है मिटिगेशन मेजर्स। देखो फोर्थ स्टेप में एक्सपर्ट्स ने ये बताया था कि जिस एरिया में प्रोजेक्ट लगना है उस एरिया में प्रोजेक्ट लगने के बाद वहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब फिफ्थ स्टेप में जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट वेज यानी कि डिफरेंट स्टेप्स सजेस्ट करते हैं ताकि उस एरिया के एनवायरनमेंट पे पड़ने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सके और उस इफ़ेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। मतलब प्रोजेक्ट लगने के बाद उस एरिया पे जो भी उस एरिया के एनवायरनमेंट पे जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा उसे डिफरेंट वेज से डिफरेंट स्टेप से रिड्यूस किया जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब मिटिगेशन डिफरेंट टेक्निक्स बताता है लाइक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन भी करवा सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन करो, ठीक है, या फिर डिफरेंट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करके भी उस एरिया के एनवायरनमेंट पे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा उसे रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट से हाईवे पास होता है, ठीक है, मिटिगेशन किस तरह से हेल्प करता है कि फॉरेस्ट से अगर हाईवे पास होता है तो उस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में एनिमल अंडरपास बनाना, ठीक है, जो रोड्स हैं उसके साइड में बहुत सारे प्लांट्स लगाना ताकि जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है वो कम से कम लॉस हो उसका, ठीक है। तो इस तरह से मिटिगेशन मेजर्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है EIA प्रोसेस में। EIA प्रोसेस का सिक्स्थ स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ EIA रिपोर्ट। देखो अभी तक जितना भी डाटा कलेक्ट किया उसका एनालिसिस और जितने भी मिटिगेशन मेजर्स के जितने भी स्टेप्स थे उन सभी को एक साथ डॉक्यूमेंट में कंपाइल करना ही EIA रिपोर्ट कहलाता है।
ठीक है, मतलब अभी तक जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, जितने भी स्टेप्स में जो भी डेटा कलेक्ट किया है, उन सभी को एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल करना, मतलब एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाना। ठीक है, रिपोर्ट मतलब पूरी रिपोर्ट बन गई तो ऑब्वियस सी बात है वो एक डॉक्यूमेंट बन गया है, और उस डॉक्यूमेंट को ही बोलेंगे EIA रिपोर्ट। ठीक है, EIA रिपोर्ट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे बोलते हैं EIS। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल में EIA रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं EIA रिपोर्ट फॉर अ माइनिंग प्रोजेक्ट। अगर माइनिंग प्रोजेक्ट की EIA रिपोर्ट देखें तो उसमें क्या क्या बताया जाएगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। उसमें इंक्लूड होगा कि माइनिंग से, ठीक है, जिस एरिया में माइनिंग होगी उस एरिया में सॉइल इरोजन के बारे में बताया जाएगा, एयर पॉल्यूशन उस एरिया के, वहाँ के वाटर कंटेमिनेशन, रीसेटलमेंट ऑफ लोकल पीपल, और साथ में इन सभी चीज़ों से जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो EIA रिपोर्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ये माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट में EIA रिपोर्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में बात होती है। इसी तरह से जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिफरेंट एस्पेक्ट देखे जाते हैं। EIA प्रोसेस का 7th स्टेप है पब्लिक हियरिंग एंड पार्टिसिपेशन। देखो इसमें क्या होता है, इस स्टेप में जिस एरिया में प्रोजेक्ट लगाना है उस एरिया की पब्लिक और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ओपिनियन दे सकें। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट लगने के बाद उस एरिया में रहने वाले लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, उस इम्पैक्ट के बारे में ओपिनियन दे सकें। ठीक है, तो 7th स्टेप भी इम्पोर्टेंट है EIA प्रोसेस का। EIA प्रोसेस का 8th स्टेप है डिसीजन मेकिंग। देखो अभी तक जो भी EIA रिपोर्ट बनी है उसके बेसिस पे एंड पब्लिक फीडबैक के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर किसी एरिया में कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगना है, ठीक है, तो अगर ये इंडस्ट्री उस एरिया के वेटलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकती है या फिर जो ऑनर्स हैं उनको ये बोल सकती है कि इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरी साइट पर लगाया जाए। ठीक है, तो ये है 8th स्टेप EIA प्रोसेस का। EIA प्रोसेस का 9th स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लायंस। देखो इसमें बोला गया है कि एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है या फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उस एरिया की एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो उस एरिया के एनवायरमेंटल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर मिटिगेशन मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रो पावर डैम लगाया जाता है, ठीक है, हाइड्रो पावर डैम बनाने के बाद जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये मॉनिटर करती हैं कि वाटर क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगी। ठीक है, फ़िश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गई है। ठीक है, वहाँ के फॉरेस्ट एरिया पे ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं मॉनिटरिंग के अंदर। ठीक है, और ये था लास्ट स्टेप ऑफ EIA प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ EIA जिसमें फर्स्ट स्टेप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखो EIA हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है उसके क्या पॉसिबल एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। ठीक है, कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट लगाने की बात की जा रही है, ठीक है, उससे क्या पॉसिबल एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। साथ में EIA डिफरेंट वेज भी सजेस्ट करता है जिससे एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो जो EIA है वो ये भी बताता है कि आज के लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, आज के लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मतलब आज की डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी
फुलफिल करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, ये ना हो कि आज के लोगों की नीड कंप्लीट होगी और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब सबका विकास साथ साथ होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन का भी और प्रेजेंट जनरेशन का भी। थर्ड पॉइंट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखो EIA प्रोसेस में लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, उनको अलाउ किया जाता है ताकि वो अपने ओपिनियंस को सभी के सामने रख सकें। मतलब प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनके क्या ओपिनियन है, ओपिनियन अच्छे भी हो सकते हैं, ओपिनियन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस है EIA की रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो EIA प्रमोट करता है नेचुरल रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। ठीक है, मतलब EIA ये प्रमोट करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। फिफ्थ पॉइंट है पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही EIA डिफरेंट पॉल्यूशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लेता है और साथ में EIA प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताता है। और ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट लगाने से पहले, मतलब प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही की जाती हैं। EIA की सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है लीगल कॉम्प्लायंस। मतलब देखो EIA ये इंश्योर्स करता है कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो नेशनल एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे। वो ये भी इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, सेवंथ पॉइंट है बेटर प्रोजेक्ट डिज़ाइंस। देखो EIA प्लानर्स की इसमें भी हेल्प करता है कि अगर प्रोजेक्ट से किसी भी तरह का हार्मफुल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हो रहा है तो जो EIA है वो प्लानर्स को ये बताने में हेल्प करता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर लें जिससे जो हार्मफुल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होगा वो कम से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ EIA, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेट डाटा। देखो अगर EIA रिपोर्ट में इनकम्प्लीट और आउटडेटेड एनवायरमेंटल डाटा होता है तो जो EIA की प्रेडिक्शंस होती हैं वो अनरिलायबल होती हैं। मतलब उन प्रेडिक्शंस का कोई यूज़ नहीं होता, वो अनरिलायबल होती हैं। सेकंड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। देखो फुल EIA प्रोसेस के लिए सिग्निफिकेंट टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस। देखो जिस भी एरिया में प्रोजेक्ट लगाना होता है उस एरिया के लोगों को नॉलेज ही नहीं होती EIA के बारे में। ठीक है, जब उन्हें नॉलेज नहीं होगी तो वो EIA की प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, और जबकि हमने EIA की प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनका पार्टिसिपेशन EIA में ज़रूरी होता है। अब लोगों को जब EIA के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो क्या पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी EIA की लिमिटेशन है। फोर्थ पॉइंट है वीक मॉनिटरिंग। देखो एक बार जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फॉलोअप ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअप या फिर मॉनिटरिंग कह लो उसको निगलेक्ट किया जाता है, तो इस वजह से जो भी प्रोजेक्ट का एक्चुअल इम्पैक्ट होता है उसका क्लियर ट्रैक नहीं मिल पाता। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है अनक्लियर गाइडलाइंस। देखो कुछ एरियाज़ में, कुछ रीजन्स में EIA से रिलेटेड अनक्लियर गाइडलाइंस होती हैं। मतलब EIA को वेल डिफाइन नहीं किया गया होता, तो इस वजह से लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है EIA के बारे में। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है फोकस ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स ओनली। देखो बहुत सारे जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे भी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मगर ठीक है, मगर EIA में उन स्मॉल प्रोजेक्ट्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है स्मॉल प्रोजेक्ट की वजह से भी। तो ये क्या है, ये भी लिमिटेशंस है EIA की। तो इसी पॉइंट के साथ हमने आज की वीडियो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर ली है।